जय श्री न्यूज समैनों को टांग अड़ाना। लोग ये कहते हैं हमारे काम में आप टांग मत अड़ाइए। वैसे ही एक कहावत है, बालों का सफेद होना, यानी कि उम्र से पहले इंसान के जब बाल सफेद होते हैं तो लोग कहते हैं हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। यानी कि ये साफ जाहिर होता है कि अगर धूप में बाल सफेद नहीं हुए हों और इंसान 30 से पार कर गया हो तो इसे कहते हैं अनुभव में बाल का पक जाना। चलिए हम इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं कि आदमी किसी के कार्य में टांग क्यों अड़ाता है और क्या उसे टांग अड़ाना चाहिए। वो समय, वो सीमा, घर के अंदर की बातें, घर के बाहर की बातें। आज जो महिलाएं हैं जो 20 पार कर चुकी हैं, 30 पार कर चुकी हैं, मैरिड हैं, चलिए आज हम उस बातों को लेकर आते हैं सिर्फ मैरिड यानी कि विवाहित महिलाओं के विषय में। तो पढ़ाई उनसे काफ़ी पीछे छूट चुका होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो कहीं कहीं किसी किसी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। कुछ MBA कर चुकी हैं, कुछ ने अपनी MA तक की पढ़ाई की है, कुछ ने स्नातक तक की, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, कुछ ने लॉ किया है। उसके बावजूद भी जब उनकी ब्याह होती है तो ऐसा सामने वाले का एक रिक्वेस्ट कहिए या फिर आदेश कहिए, ये दोनों आज महिलाओं के लिए बराबर ही मानिए कि आपको ये काम छोड़ देना पड़ेगा। पति पत्नी में कोई एक आदमी ही काम करेंगे, एक आदमी काम नहीं करेंगे। और ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को यानी जो लड़कियां हैं उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो अपने मन से करें या फिर अपने परिवार के मन से करें, चूँकि ब्याह बहुत ज़रूरी होती है। लोगों के सर पे ये बोझ होता है कि बेटियों की विवाह कैसे कर दी जाए, जल्दी से जल्दी कर दी जाए। तो लोग कहते हैं बाबा यहाँ भी तुम्हें खाना ही बनाना है और ससुराल में भी खाना ही बनाना है। चलो हमने ब्याह के लिए ये डिग्री दिलवा दी थी कि चलिए सामने वाले को बोल तो सकेंगे मेरी बेटी MBA की हुई है, और उसके बाद सरल रूप से अच्छे घराने में ब्याह हो जाएगा। चलिए बेटी की विवाह हो जाती है, उसके बाद बेटी 2-4 बच्चे हो जाते हैं, अपने घर परिवार को देख लेती है। तो लोग कहते हैं पहले विश्वास दिलाइए, पहले बहू विश्वास दिलाए कि हमारे घर में वो एडजस्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, तब उन्हें काम करने की छूट दी जाएगी। उसके बाद 4-6 साल उनके चले जाते हैं घर के व्यवस्थित करने में, अपनी जेठानी देवरानी को खुश करने में, जेठानी को खुश करने में, सासू माँ को खुश करने में, अपनी ननद को खुश करने में, ननद के बच्चों को खुश करने में, अपने नंदोई को खुश करने में, अब परिवार में जितने मेंबर हैं देवर उनको खुश करने में। उनकी उम्र पहुंच जाती है 7-8 साल आगे। इस बीच उनके कई बच्चे होते हैं, बच्चों की परवरिश। उसके बाद लोग कहते हैं बच्चे बड़े होंगे तब ना कुछ करोगे, घर छोड़ करके कैसे जाएंगे। चलिए बच्चे बड़े हो गए, बच्चे 7वीं 8वीं में पढ़ गए या बच्चे कॉलेज चले जाते हैं। फिर महिला की इच्छा, जो दबी हुई इच्छा है, फिर वहाँ जागृत होती है जब वो सामने में टेलीविज़न देखती है या फिर कोई सहेली उसे अचानक मिल जाती है और वो देखती है मेरी फ्रेंड ये कर रही है और हमने पढ़ाई करके क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, चलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। वो अपने पति से कहती है, क्योंकि पति से बड़ा कोई उसके पास जीवन साथी होता नहीं। एक वही जीवन साथी होता है जिसे वो अपने मन की बातें कह सकती है। परिवार की बातें सुने न सुने, पति को कहा जाता है पूरक, यानी कि पति पत्नी दोनों ही आधे आधे के जिम्मेदार हैं, आधे मन के जिम्मेदार हैं, आधे कहते हैं ना पूरी सोच समझ जो भी होती है, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे के द्वारा ही चलता है। ऐसे में पत्नी कहती है अपने पति से कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सारी घर की भी व्यवस्था हो चुकी है, अब मुझे घर में परे परे टेलीविजन देख करके मन नहीं लगता, मुझे भी लगता है कुछ मुझे करना चाहिए। पति कहते हैं अरे तुम्हारे पास कमी किस चीज की है, मैं तो हमारा हूँ ना, अरे आप तो इस घर की महारानी हो, आप तो रानी हो, आप बैठे बैठे टेलीविजन देखो, क्या नहीं दिया मैंने सुख सुविधाओं का सारा सामान दे दिया आपको, आप ऐश करो ना। पत्नी रुआसी तो हो जाती है, कुछ पत्नियां एडजस्ट कर लेती हैं, कुछ कहती हैं कि नहीं मुझे करना है। अब पति देखिए, हम सारे पतियों को ऐसी बात नहीं कहेंगे और सारे पति के विषय में ऐसी बातें कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में से बहुत सारे पति ऐसे हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो राजा राम मोहन राय जी की तरह हैं, जिन्होंने कभी भी महिलाओं पे अत्याचार करते हुए नहीं देखा गया उन्हें, और बाकी उन्होंने सती प्रथा भी हटाई, क्योंकि ये मर्म उनके दिल तक पहुंचा और वो जलन का जो जख्म होता है, जो दर्द होता है, उन्होंने पिया और पी करके इस प्रथा को उन्होंने जड़ से खात्मा कर दिया। आज महिलाएं सती नहीं होती हैं। खैर हम मुद्दा भटकेंगे नहीं, फिर उसी मुद्दे पे आएंगे। तो उन पतियों से हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, इजाजत देते हैं, ठीक है आप कीजिए काम, चलिए
महिलाएं काम शुरू करती हैं, उसके बाद उनको वैसी वैसी बंधन में उन्हें बांध दिया जाता है, पैसे दे देते हैं, पर्याप्त पति लीजिए, पैसे लीजिए, आपको जो भी बिजनेस करना है कीजिए। लेकिन बिजनेस कैसे हो? बिजनेस अकेला होता नहीं है। अगर वो ग्रुप बनाती है कि चलिए हम ग्रुप में मिलकर के काम करेंगे, तो पति महोदय क्या करते हैं, कभी कभी उस ग्रुप में पहुंच जाते हैं और लीजिए टांग खींचना शुरू कर देते हैं। आप ये कैसे ले जाओगे, यानी इंटरव्यू। आप पति महोदय डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, आईएएस अफसर हो, कुछ भी हो, या वो उद्योगपति हो, या ये सामान्य एक किराने की दुकान वाले पति क्यों ना हो, पतियों की एक आदत है, कुछ पतियों की, कि वो सीधे बैठाएंगे कुछ महिलाओं को जो एक साथ ग्रुप चलाने वाली हो या काम करने वाली हो या किसी प्रोजेक्ट को लेकर आई हो। सबसे पहले वो इंटरव्यू लेते हैं कि आप कैसे करोगे, मुझे बताओ। अरे बाबा, आप तो किराना की दुकान करते हो, तो कैसे जानोगे आप टेक्सटाइल की दुनिया की बातें? नहीं जान सकते। जिन्होंने टेक्सटाइल की दुनिया में कदम डाला या फिर जिन्होंने मैकिंग सीखा, वो उसका मर्म जानती हैं और वो समझ सकती हैं कैसे करें। दूसरी बात, वो समझती हैं कि इस बिजनेस को हमको कैसे ले जाना है। उनके पास तो ऑलरेडी 4-6 महिलाएं हैं, 4-6 पुरुष है। ये पुरुष की ग्रुप का बात हो या महिला ग्रुप की बात हो, हम दोनों की बातें करते हैं। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उनको टांग लो, वो महिला टांग अड़ा रही हो या पुरुष टांग अड़ा रहे हो, सवाल सिर्फ टांग अड़ाने की है। कहीं ना कहीं महिला को क्षति पहुंचाती है और कहीं महिला को पुरुष और पुरुष को महिला। इसी तरह ये दुनिया हमारी चली जा रही है, चलती रही है। लेकिन वहां कहते हैं धूप में बाल नहीं पकना। ये अनुभव मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर कोई डॉक्टर है जो एक पत्नी को इजाजत देते हैं, समझ जाते हैं कि ये मेरी बात मानने वाली है नहीं, अब इसको तो इजाजत देना ही पड़ेगा काम करने के लिए। चलिए, महिला बहुत अच्छा काम करने को होती है, वो समझ लेते हैं कि ये दूर तक का सफर करेगी, अब इसे घर में बंद कैसे किया जाए, इसका टांग पकड़ के खींचा कैसे जाए। बस ग्रुप में टपक जाएंगे, अगर मीटिंग चल रही हो तो वहां पे आ जाएंगे, वहीं पे मीटिंग को भंडूल कर देंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर देंगे कि जैसे किसी ने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल हम डूब जाएंगे, हम गड्ढे में गिर जाएंगे। 1000, 2000, 5000 अगर कोई महिला खर्च कर रही हो किसी भी बिजनेस के लिए, बस उनकी आह निकलती, अरे ये तो 10 महिलाएं अगर 5-5 हजार रुपया खर्च करेगी तो 50,000 का तो ये बिजनेस कर लेगी। 10-10 हजार अगर एक महिला खर्च करती है, 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख में तो सब में सारी की सारी 10 महिलाएं अगर खड़ी हो जाती हैं तो 10 से 100 बनेगी, 100 से 1000, फिर मेरी बीवी गई मेरे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए पकड़ क्या हो जाती है कि पति महोदय टांग तो अड़ा दिए और भंडूल कर दिए। वो पति तनिक भी सोचते हैं कि अगर वो डॉक्टर है तो भाई क्लिनिक देखिए ना। अब आते हैं उसी डॉक्टरी पे। एक बात मैं आपसे कहती हूँ, लोग कहते हैं पैसे यानी कि 10-10 हजार रुपये जो महिलाएं ने 9 महिला ने जमा किया, एक महिला के पास अगर कोई गाइड कर रहा हो या फिर उसी महिलाओं में से कोई एक महिला है तो सबसे पहले वो ये दस्तक देते हैं कि सबसे पहले एक चेक दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, मतलब विदाउट रूप से, यानी मुझे कंफ्यूज करने के लिए। अरे सब 10-10 हजार लगा रही है, सब 1-1 हजार लगा रही है और 1 हजार में कुछ कपड़े खरीद रही है, तो इसमें कौन गारंटर बनेगा? सब एक दूसरे की गारंटर है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में एक दूसरे की गारंटर बन के लोग पैसे लेती है। खैर उसमें कितना, हम माइक्रो फाइनेंस में नहीं जाएंगे ना बैंक के सूदों पे जाएंगे। हम सवाल करते हैं महिलाओं को जो उन्होंने 1-1 हजार रुपया जमा किया, 800-800 रुपया जमा किया एक वर्ष में, जो ब्यूटी पार्लर नहीं गई, उस ब्यूटी पार्लर के पैसे को बचाकर वो चाहती हैं कोई उद्योग और धंधा करने। सवाल मेरा वो है, अब पति महोदय वहां पर टांग अड़ा दिए ना कि आप पैसे डूब जाओगे। बस इतना ही हमको कहना है कि अगर एक डॉक्टर साहब अगर पेशेंट को लेकर के ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, उसकी उम्र कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, अगर ऑपरेशन की बातें आती हैं तो क्या वो लिख कर देते हैं कि इस पेशेंट को हम बिल्कुल स्वस्थ करके ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाएंगे? यही मेरा एक क्वेश्चन था। आज पहला क्वेश्चन एक विषय में हम आपको कर रहे हैं, कल दूसरा सब्जेक्ट भी हम आपको उठाएंगे और दूसरे प्रोफेशन के विषय में भी हम बताएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि एक के बाद एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष, तीसरा, 8-8 साल के पेशेंट को हमने देखा है डॉक्टर के हाथ में इलाज कराते हुए। थोड़ी खांसी हुई, चलिए लंबी बीमारियां, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के मेडिसिन खाते 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 वर्षों गुजर जाते। कहाँ लिख करके देते हैं कि ये पेशेंट को हम इतने दिन में, इतने साल में ठीक कर देंगे, और उसके बाद वो चीज अगर लाइलाज हो जाता है, उसकी इलाज नहीं होती, वो सीधे रेफर कर देते हैं, आप फलाने जगह चले जाइए। भैया अगर आपको रेफर ही करना था, अगर ये इलाज आपसे संभव ही नहीं था और आपने रेफर कर दिया, रेफर करने का मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर चला गया, यानी अब आपके बस की बात नहीं है पेशेंट को बचाना, तो आपने रेफर कर दिया। रेफर तो कर दिया, लेकिन 8 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे, 2 साल पहले कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे? उसी समय आप समझ लीजिए आप अक्षम है, आप में ये ताकत नहीं है या फिर आपके हुनर में
ये चीज नहीं है कि उस पेशेंट को आप बचा पाए, तो फिर ऐसे पेशेंट को आप लेते क्यों हो? इसे कहते हैं टांग अड़ाना। तो उस समय पत्नी तो नहीं जाती है कहने आपको कि आपके पास जो 10 पेशेंट है उसकी इलाज आप कैसे करते हैं। तो फिर एक पत्नी जो कपड़े का बिजनेस कर रही हो, या फिर टेडी बियर सॉफ्ट टॉयज का बिजनेस कर रही हो, या ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर रही हो, या कोई भी धंधा कर रही हो, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हो, फिर ये 10,000 रुपए जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होते? फिर इस 10,000 में यह मामला क्यों आ जाता है, जहां जिंदगी उस पर निर्धारित है? महिलाओं की अगर आज महिलाएं 1 लाख रुपए जमा करके 10 महिलाएं बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं, तो 10 पति को तो ये सोचना चाहिए जिंदगी उनकी है, उनकी जिंदगी को उनके अनुसार जीने दीजिए। आपने डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने MBA किया है, आपने नौकरी की सरकारी या फिर गैर सरकारी, तो फिर अपने मिजाज से अपना काम तो कर रहे हैं ना। फिर महिला ने आपको बरसों दे दिया अपने परिवार में, आपके परिवार के, आपकी माँ पिता को पूरी व्यवस्था करने में एक मेहरी बन करके काम कर, क्या कुछ नहीं की, और आपके परिवार का सृष्टि भी किया, यानी बच्चे का निर्माण भी किया, बच्चे को वहां तक पहुंचा दी, स्कूल कॉलेज तक। अब उसको अपने अनुसार जीना चाहिए, ये हक होता है। सारे पुरुष भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे, कृपया कर घर की महिलाएं जो चाहती हैं कुछ करना, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप भी राजा राम मोहन राय बनिए और उनको कदम से कदम मिला करके आप अपने पॉकेट से राशि दे करके उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाइए। अगर महिला डरकाई भी तो आप हाथ दीजिए दामन खींचने के लिए, ताकि वो गिर ना पाए। पैर मत फंसाइए, ताकि एक तो सामने गड्ढा है और दूसरा आपने टांग फंसाया तो सारी की सारी महिलाएं गिर जाएंगी। तो उन्हें जहां भी पहाड़ पे चढ़ना हो तो चढ़ने की गति आपसे भी मिलेगी, क्योंकि इसे ही कहा जाता है पुरुष और महिलाओं का एक बंधन। वो बेटा के रूप में बंधन हो, वो पति के रूप में बंधन हो, पिता के रूप में बंधन हो, भाई के रूप में बंधन हो, या फिर दोस्त के रूप में बंधन हो। दोस्ती भी ऐसे कीजिए जो एक मिसाल बने, वह महिला पुरुष की दोस्ती हो, या महिला महिला की दोस्ती हो, या पुरुष पुरुष की दोस्ती हो। सवाल सिर्फ एक इंसानियत का है, और इसी नाते को हम चाहते हैं कि ये उस तरह ये रिश्ता बने जिस तरह कृष्ण भगवान कृष्ण का और सुदामा जी का जो रिश्ता बना था, उसी रिश्ते को यहाँ पे कायम कीजिए। जो माँ द्रौपदी और कृष्ण का जो रिश्ता था, वही रिश्ते को यहाँ कायम कीजिए। इस रिश्ते को कभी गंदा मत कीजिए, और टांग किसी की गति में फैलाइए नहीं। अगर वो गिर रहा है तो उसे उठाइए, उसे और टॉर्चर मत कीजिए। नहीं तो ये महिलाएं अगर पार्लर में नहीं गई, अगर पैसे बचाएं, तो वो उनकी चीजें हैं, उनको अपने सपनों को साकार करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। उनके सपनों को साकार करने से आप भी उसमें जुड़ जाएंगे, और कल उनके पैसे आपके भी तो काम आने वाले हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी दुनियादारी, या दुनिया में अगर वो निकल चुकी हैं तो उनका जो भी सोच है या फिर जो भी उन्होंने जिंदगी में जिया, जो अनुभव किया, उस अनुभव से एक घर चलता है। इसलिए महिलाओं के कदम को रोके नहीं, महिलाओं को बिंदास बहने दीजिए, एक नदी की तरह। जिस तरह नदी की निर्मल धाराएं बह करके हर गंदगी को स्वच्छ करते हुए निर्मल होती है, और गंगा कभी भी अपवित्र नहीं होती है, और सभी लोग अपने पाप को गंगे में ही धोना कबूल करते हैं। तो उस घर घर में जो गंगा है, उसे क्यों रोका जाता है? उसे भी बहने दीजिए उसी तरह जिस तरह गंगा बहती है।